Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Student, today we will discuss about the age of revolution 1830 and 1848. In our earlier video, we have discussed about the न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. बेटा हम पढ़ चुके हैं कि 1815 में जब नई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की स्थापना हुई तो वो क्या चाहती थी, उसने जितने भी नेपोलियन के ने जितने भी चेंजेस किए थे उन सभी चेंजेस को वो ख़त्म करना चाहती थी. ठीक है. और इसलिए 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू की जो वॉर थी वहाँ पर उनको हरा दिया था. मैज़नी जो ज्यूसेप्पे मैज़नी थे वो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे और उन्होंने यंग इटली जो यंग यूरोप था उसकी स्थापना की थी. ठीक है. उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो स्टार्ट किए थे और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी करने में हेल्प की थी. इसीलिए उनको जो है जितने भी कंजर्वेटिव्स थे यानी मैटरनिक जो थे उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो सोशल व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है, एनिमी जो है वो कौन है, वो मैटरनिक है. ठीक है. तो यानी मैटरनिक को उन्होंने बताया द मोस्ट डेंजरस इकोनॉमी एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. तो आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में जो 1830 और 1848 की बात कर रहे हैं. तो उसमें क्या था, जो कंजर्वेटिव डिज़ाइंस था वो क्या करना चाहता था, यानी जैसे जैसे को जो कंजर्वेटिव जो रिजिम्स था उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने का कोशिश करने लगे, वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे. और लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप. और यानी जो लिबरलिज्म था और जो नेशनलिज्म था उनको दोनों को क्या था, जब वो यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को दोनों को जोड़कर देखा जाने लगा, दोनों को क्रांति से जोड़कर, रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा कि ये दोनों चीज़ें रेवोल्यूशन से ही जुड़ी हुई हैं. और इटली और जर्मन के जितने भी स्टेट थे वहाँ पर क्या था, ओटोमन जो स्टेट्स थे, ओटोमन एम्पायर के जितने भी प्रोविंस थे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर इस तरह की जो सिचुएशन थी उनको देखा जाने लगा था. यहाँ पर जितनी भी रेवोल्यूशन हो रही थी, जितनी भी क्रांतियाँ हो रही थी, दिस रेवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट. यानी ये क्रांतियों का जो था इनको कौन लीड कर रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो इनको लीड कर रहे थे. बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट अमंग whom were professors, school teachers, clerk and member of commercial middle class. और ये लोग कौन थे, जो हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, ये मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे. ठीक है. या फिर मेंबर थे जो कमर्शियल मिडिल क्लास होती थी. ओके. अब फ्रांस में जो था फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में पहली बार फ्रांस में क्या है, विद्रोह हुआ. एक फ्रांस में जुलाई में वहाँ पर एक जो है रिवल्स हुआ और वहाँ पर विद्रोह हुआ. और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि जो बर्बन किंग थे वहाँ के, उन्हें 1850 के बाद क्या था, जैसे कि जो बर्बन किंग थे जिनको रिस्टोर कर दिया गया था, जिनकी पावर को कंजर्वेटिव रिएक्शंस के बाद 1815 में, यानी उनको स्थापित कर दिया गया था दोबारा से 1815 में. अब उन किंग को वहाँ से उनको वहाँ से उखाड़ दिया गया. ठीक है. उनको वहाँ से हटा दिया गया बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड. और वहाँ पर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की स्थापना की गई. मीन्स 1815 में जिसको बर्बन जो किंग्स थे उनको जिनको स्थापित किया गया था उन सबको हटा दिया गया. और अब फ्रांस में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था उसकी स्थापना की गई. और जिसको अब किसको गद्दी पर बैठाया गया, कौन हेड बना, उसका हेड कौन था, लुइस फिलिप्स जो थे वो इसके हेड थे. मैटरनिक ने एक बार ये भी कहा है कि व्हेन फ्रांस नीज
When France frees, Metternich once remarked that rest of the Europe catch cold. यानी मेटरनिक ने ये कहा था कि जब एक बार अगर फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होने लगता है। मीन्स अगर फ्रांस में कुछ होता है तो बाकी यूरोप में भी उसका असर पड़ता है, कि वहाँ पर भी सबको अपना इस चीज़ का असर देखने को मिलता है कि अगर यूरोप में फ्रांस में उसको छींक आई है, मीन्स अब कुछ ना कुछ होने वाला है। जुलाई क्रांति में जो ब्रसेल्स थे, ब्रसेल्स में भी वहाँ पर कुछ जो था, वहाँ पर भी थोड़ा सा विद्रोह भड़क गया, और उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। मीन्स जब ब्रसेल में विद्रोह हुआ तो जो यूनाइटेड किंगडम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ये वहाँ से अलग हो गया था। अब एन इवेंट ऑफ mobilized nationalist feeling among educated elite across Europe was Greek War of Independence। जो ये ग्रीस था, तो जो ग्रीक में स्वतंत्रता, जो वहाँ के लिए फ्रीडम के लिए, जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उनमें यूरोप के जितने भी एजुकेटेड लोग थे उसमें सब में नेशनलिज्म की भावना को भर दिया था। यानी अब जब ग्रीक में सब इंडिपेंडेंस की जो वॉर चल रहा था तो सब में लोगों में अब नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना आने लगी थी। 15वीं सेंचुरी से जो ग्रीस जो था वो ओटोमन का हिस्सा था, यानी ओटोमन एम्पायर जो था उसका हिस्सा ग्रीस था। तो अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता था। यूरोप में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे वहाँ पर क्या होने लगा था, उनमें राष्ट्र जो नेशनलिस्ट, उनके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो अब क्या था, उनको नेशनलिज्म की जो भावना, तो यूरोप में जितने भी नेशनलिस्ट थे उनमें राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उससे अब जो ग्रीक के लोग थे उनका आज़ादी के लिए अब क्या होने लगा, 1820 में आज़ादी, यानी वो अपनी फ्रीडम के लिए अब संघर्ष करने लगे थे, उनके लिए फाइट करने लगे थे, स्ट्रगल करने लगे थे। ठीक है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस वार्स ऑफ ग्रीक। और जो 1830 का जो रिवोल्ट है बेटा, इसको जुलाई रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो ग्रीस था, जो ग्रीक था, वहाँ पर जो जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको क्या कर रहे थे वो, अब जो ग्रीस में जो नेशनलिस्ट थे उनको जो ग्रीक में जो एक्साइल जो लोग रह रहे थे, जिनको निकाल दिया गया था, ठीक है, उन लोगों को उनको समर्थन मिलने लगा, उनको सपोर्ट मिलने लगा। अब क्या था, ये लोग जो थे, जो प्राचीन यानी बहुत ही पुरानी जो इनको एंशिएंट ग्रीक कल्चर जो था, पुराना जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर था उसके प्रति भी अब ये लोग क्या करते थे, सिंपैथी रखते थे उनको भी। यानी अब ये जो नेशनलिस्ट थे, इन नेशनलिस्ट को जो ग्रीस में जो लोग रह रहे थे उनको भी उनका सपोर्ट भी मिला, और इसके साथ ये लोग क्या थे, जो एंशिएंट जो ग्रीक कल्चर था उसमें भी ये लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते थे, जिसको हेलेनिज्म कहते हैं। ओके, और जितने भी पोएट थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीस को जो यूरोपियन कल्चर था उसका यूरोपियन कल्चर का पालना बताया। ठीक है, और उसकी पालना बताकर उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, और एक जो मुस्लिम जो एम्पायर था उसके विरुद्ध जो ग्रीस के संघर्ष के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मीन्स ओटोमन एम्पायर जो कि मुस्लिम एम्पायर था, अब वो लोग उसके खिलाफ लोगों को भी इकट्ठा करने लगे। मीन्स ये जो नेशनलिस्ट थे ये लोग हेल्प करने लगे। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बेरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार। और जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और वो युद्ध लड़ने के लिए भी गए। और 1824 में जब उनको फीवर आया तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। और लास्ट में 1832 में कस्तूनिया की जो ट्रीटी थी उसने यूनान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उसको स्थापित कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड, उसकी पहचान मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक इमेजिनेशन और जो नेशनल फीलिंग्स थी, क्या था ये, जो केवल नेशनलिज्म की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड
टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ वार और अगर हम अपनी टेरिटरीज को जो उनको विस्तार कर दे इसी से नहीं आई थी, ठीक है। यानी सिर्फ नेशनलिज्म की भावना लड़ाई करने से या फिर अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंशन करने से नहीं आती है। तो कल्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन, नेशन का आइडिया क्रिएट करने में, ठीक है। कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है। आर्ट, पोट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। इसके अलावा यानी कौन कौन सी चीज़ें हमारी ये सारी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा जो है कल्चर है, आर्ट, पोट्री, देन स्टोरीज, म्यूज़िक, ये सभी चीज़ें नेशनलिस्ट जो की फीलिंग्स को शेप देने में, उनको एक उनकी भावनाओं को एक शेप देने में, व्यक्त करने में हेल्प करती हैं। अब है लेट अस लुक एट रोमांटिकिज्म। अब रोमांटिज्म क्या होता है? ये होता है अ कल्चर मूवमेंट which sought to develop a particular forms of nationalist sentiments। यानी जो ये रोमांटिज्म है ये एक ऐसा कल्चरल प्रोग्राम है जो एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक खास तरह की जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, जो भावना थी, उनका विकास करना चाहता था। मीन्स एक अलग तरह की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, भावना का वो विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट थे, उन्होंने जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट थे, उन्होंने बहुत सारे जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टीड ऑफ इमोशन, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। यानी जितने भी ये रोमांटिज्म जो आर्टिस्ट थे, जो कवि थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने बहुत सारे क्रिटिसाइज़ किया, तर्क भी किया, और साइंस के जितने भी उसको ग्लोरिफिकेशन थी साइंस की, बहुत ज़्यादा उसको, उसकी महिमा को बताया गया था, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और उसकी जगह अब जो भावनाएं थी, ठीक है, और जो अंतर्दृष्टि होती थी, जो रहस्यवादी भावनाएं जो होती थी, ठीक है, मिस्टिकल्स जो फीलिंग्स होती थी, उन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनका अब ये प्रयास था, यानी वो अब ये चाहते थे कि एक जो हम लोग हैं दिस क्रिएट करना चाहते थे एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ठीक है, साझा सामूहिक विरासत जो होती थी उनकी, उसको वो उसकी भावना और एक कॉमन कल्चर जो पास्ट था उसको आधार बना जाए, बेस बना जाए एक नेशन का। इस तरीके से वो एफर्ट्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए। अदर जो रोमांटिज्म थे सच एज, जैसे जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड जो थे, वो भी एक क्या थे, रोमांटिज्म थे। हैडर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। यानी उन्होंने ये दावा किया था जो एक सच्चा जर्मन है, सच्ची जर्मनी जो कल्चर है उसके आम लोगों में ही है वो। यानी उनका ये कहना था कि जर्मन कल्चर कहाँ पर है, वो सिर्फ कॉमन पीपल में ही है, कॉमन पीपल के अंदर ही है, ठीक है, और वो उन्हीं के अंदर डिस्कवर किया जा सकता है। और वो कौन से लोग थे और वो आम लोग थे, दास वोल्क, ठीक है। यानी अगर हम ये कहें तो दास वोल्क कौन थे, कॉमन जो पीपल होते थे। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। और ये क्या था, जो राष्ट्र की जो कि वॉलगेस्टिस जो थे, जो राष्ट्र की ट्रू, जो उनकी आपस में जो उनके सच्चे जो फोक सॉन्ग्स होते थे, ठीक है, उनकी फोक पोएट्री जो होती थी या डांसेस जो होते थे, वो इन्हीं सभी चीज़ों से एक नेशन की सच्ची आत्मा, यानी एक नेशन का एक्चुअल रूप जो है वो दिखाई देता था। सो कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जितने भी जो फोक कल्चर है, इसके स्वरूप को इकट्ठा करके उसको छापना एक नेशन के जो बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, तभी कर सकते हैं।
The emphasis on vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. अब वहाँ पर क्या था, जितने भी लोग थे वो उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि उनकी मातृभाषा थी, यानी उनकी जो स्थानीय बोलियाँ थी उस पर जोर दिया, और जो उनके लोकल फोक फ्लोर थे, जो उनके लोक साहित्य थे, उनको इकट्ठा करने का जो उनका एम था वो केवल प्राचीन नेशनलिस्ट भावना को वापस लाना नहीं था। मतलब उनका एम सिर्फ ये नहीं था, यानी वो जो बोलियों पर जोर दे रहे थे या जो स्थानीय कल्चर को इकट्ठा करने का उद्देश्य जो था उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो जो पुरानी नेशनलिस्ट भावना है उसको वापस लेकर आए, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो मॉडर्न जो नेशन है, मॉडर्न नेशन को का जो ये मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, अनपढ़ जो लोग हैं, उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके। और मेनली जो था ये खासतौर पर जो पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18th सेंचुरी में, यानी पोलैंड को 18th सेंचुरी के लास्ट में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जो बहुत बड़ी ग्रेट पावर्स थी, उन्होंने इसका क्या कर दिया था, इसको विभाजन कर दिया था, इसको जो है बांट दिया था। लेकिन अब क्या था, जो पोलैंड था, पोलैंड अब एक स्वतंत्र क्या था, खुद को जो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन जो वहाँ के जो उनके संगीत, जो म्यूज़िक जो है, जो भाषा वहाँ की, किंतु जो वहाँ की म्यूज़िक या वहाँ की भाषा के ज़रिए वो जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो अभी भी जीवित थी। ठीक है, यानी उसको भी अभी तक रखा गया था। कैरोल कुर्पिस्की फॉर एग्जाम्पल celebrate the national struggle through his operas and music, turning folk dance like the Polonaise and the Mizuka into nationalist symbol। जो कैरोल गुरपिस्की ने जो नेशनल स्ट्रगल था उसका अपने ओपेरा और म्यूज़िक से उसको बहुत ज़्यादा फेमस किया, उसका गुणगान किया, और पोलोनेस और माजूरका जैसे जो उनके फोक डांसेस थे उनको नेशनल सिंबल के रूप में, ठीक है, उनको चेंज कर दिया, नेशनल सिंबल का उनको नाम दे दिया गया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो लैंग्वेज थी उसने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट भावना को पैदा करने के लिए। रूस के कंट्रोल में जितने भी रूस के कंट्रोल के बाद पोलिश जो लैंग्वेज थी उसको स्कूलों से हटा दिया गया, यानी जब जो रशिया था उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, आफ्टर रशियन ऑक्यूपाइड, रशिया को कब्जे में कर लिया गया था, तो पोलिश लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया गया, और जो रशियन लैंग्वेज थी उसको हर जगह ज़बरदस्ती उसको फोर्स किया गया उसको फॉलो करने के लिए स्कूल्स में। ठीक है, उसको बोला गया कि जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको हटा दो और उसकी जगह रशियन लैंग्वेज को जो है स्टार्ट कर दो। 1831 में जो रशिया के खिलाफ जो एक रिवोल्ट हुआ था, जिसे लास्ट में क्या कर दिया गया था, उसको क्रश कर दिया गया था, कुचल दिया गया था, और इसके बहुत ठीक है इसके बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट विरोध के लिए एक अपनी लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में उसको अपना वेपन बना दिया, मतलब वेपन बनाया उन्होंने। यानी जब 1831 में जो रशिया के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था, जो रिवोल्ट किया गया था, जब उसको कुचल दिया गया, तो वहाँ के जो मेंबर थे उन्होंने जो क्लर्गी जो थे, जो पोलैंड के क्लर्गी थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अब लैंग्वेज को एज अ वेपन के रूप में स्टार्ट करना शुरू कर दिया, लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको चर्च में गैदरिंग के लिए, या फिर जो चर्च में जब गैदरिंग होती है, यानी जो चर्च में जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए, या रिलीजन जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको देने के लिए यूज़ किया जाने लगा। एज रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वर पुट इन जेल, सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज़ एंड पनिश्ड फॉर देयर
रेफल्स ऑफ टू प्रीच इन रशिया। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारे प्रिस्ट को, बहुत सारे जो बिशप्स थे, उन लोगों को क्या कर दिया गया, उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उनको जो रशियन जो ऑफिसर्स थे, उनको रशियन ऑफिसर्स ने उनको जो अथॉरिटी थी उन्होंने उनको सजा दी और कहाँ पर भेज दिया गया, पनिशमेंट के तौर पर उनको साइबेरिया भेज दिया गया। और किस लिए भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो रूसी लैंग्वेज थी उसको जो उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनको वहाँ भेज दिया गया। अब पॉलिश जो लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज जो रशियन जो डोमिनेंस था, जो उसके विरुद्ध एक स्ट्रगल के रूप में, ठीक है, एक स्ट्रगल के रूप में, सिंबल के रूप में देखी जाने लगी। यानी रशियन लैंग्वेज को अब पॉलिश लैंग्वेज को रशिया के खिलाफ स्ट्रगल का एक सिंबल बना दिया गया कि ये रशिया के खिलाफ एक सिंबल है हमारे स्ट्रगल का। नेक्स्ट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द 1830 वर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। अब 1830 का जो सेंचुरी थी वो यूरोप में बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारी परेशानियों को लेकर आई थी। 19th सेंचुरी के अगर हम देखें फर्स्ट फेज़ में हम देखें तो जो यूरोप में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग थे वो नौकरी ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने वालों की ढूंढना चाहते थे। मतलब ज़्यादातर देशों में जो जॉब ढूंढने वाले लोगों की संख्या थी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, बट जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो उनका था, रोजगार जो था वो बहुत कम था। मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा थी और रोजगार उनके कम थे। अब क्या था, तो जितने भी जो पॉपुलेशन थी, जो रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर आ गई, वो गांव से शहर में आ गई, ठीक है। तो बहुत सारी आबादी जो है वो शहर जाकर भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ गए, मतलब गांव से शहर में आ गए। अब वहाँ क्या था, अब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई तो वहाँ पर जो लोग ज़्यादा हो गए, अब वो क्या था, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो गंदी बस्तियों में भी रहने लग गए। और जो स्मॉल producers in town were often faced with stiff competition from import of cheap machine made goods from England। अब जो छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो नगरों, जो टाउन्स में छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर थे, अब उनको क्या करना होता था, उनको इंग्लैंड में जो मशीन से सामान बनता था उससे बहुत बड़ा कंपटीशन करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड में तो मशीन से काम होता था। अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंग्लैंड भी का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था। और ये जो दिस वाज द स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी ये स्पेशली कहाँ था, उनको कंपटीशन कहाँ पर देखना पड़ता था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मशीन्स। यानी यहाँ पर क्या था, उसको सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंपटीशन झेलना पड़ता था, क्योंकि उनका जो यहाँ पर तो अभी जो इसका प्रोडक्शन होता था वो घर में या छोटे छोटे वर्कशॉप्स में होता था, लेकिन इंग्लैंड में क्या था, वो मशीनों से होता था। और यहाँ पर सिर्फ केवल छोटे से भाग में ही मशीन से बना हुआ होता था। मीन्स अगर हम फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो यहाँ पर क्या था कि जो प्रोडक्शन था अभी वो इतनी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, ठीक है। तो पूरे यूरोप में नहीं हुआ था, सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। और यूरोप में के बहुत सारे जो इलाके थे जहाँ पर अभी भी जो था, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो उनकी ही पावर थी, ठीक है। यानी यूरोप की अभी भी पुरानी एरिस्टोक्रेसी जो थी वो ही अपनी पावर को एंजॉय कर रही थी। और बहुत सारे जो पीजेंट्स जो थे, पीजेंट को अभी जो पीजेंट्स जो थे वो अभी भी फ्यूडल ड्यूज जो थे उनको उनके जो फ्यूडल सिस्टम जो था उनके
बर्डन के नीचे दबे हुए थे, ठीक है। उनको अभी भी उनकी जिम्मेदारियां के बोझ था उनके ऊपर, मीन्स अभी भी उनको फ्यूडल्स जो थे उनको जो है टैक्सेस देने पड़ते थे। दीज राइज ऑफ फूड प्राइस हायर, अब क्या था, खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनके प्राइस राइज होने लगे, उनको फूड की कीमतें बढ़ने लगी। और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, और सबसे बड़ी बात ये थी किसी भी साल में अगर फसल ख़राब होने से शहर और गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी फैल जाती थी। मीन्स अगर एक तो प्राइसेस हाई थे और उसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे अगर फसल ख़राब हो जाती थी तो बहुत सारी जो था गांव में पॉवर्टी फैल जाती थी गरीब और शहरों में। मीन्स आप देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो प्राइस जो है वो भी बढ़ने लगे। द ईयर 1848 वाज सच ईयर, और ऐसा ही ईयर 1848 जो था वो एक ऐसा ईयर था, इसमें क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज होने लगी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ बेरोजगारी फैलने लगी, ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। अब क्या होता, जो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर आ गई, सड़कों पर आ गई, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए, ठीक है। एंड लुइस फिलिप्स वर फोर्स टू फ्ले, और लुई फिलिप्स को वहाँ से भागने के लिए उसको फोर्स किया जाने लगा, ठीक है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक गैदर ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल एडल्ट अबव 21, और जो वहाँ लोग थे, यानी लुई फिलिप्स को भागने के लिए वहाँ से जब मजबूत किया लगा तो विवश किया जाने लगा, तो जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने एक जो है प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, एक रिपब्लिक की घोषणा करते हुए 21 ईयर से जो ऊपर से जो लोग होते थे उनको सफ्रेज जो है यानी उनको वोटिंग राइट्स जो होते हैं उसको वोटिंग राइट्स दिया, और उनको काम का जो अधिकार था, वर्क, गारंटी द राइट टू वर्क, और उनको काम का जो अधिकार था उसकी भी गारंटी दी। मीन्स नेशनल असेंबली ने अब घोषणा कर दी थी कि जो 21 ईयर से अबव के जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, क्योंकि हम बेटा पहले पढ़ चुके हैं कि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। देन उसके बाद सभी को राइट्स टू वर्क दिया गया। नेशनल असेंबली वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप, और नेशनल असेंबली ने जो वर्कशॉप्स थी उनको भी स्थापित किया ताकि सभी लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार मिल सके। अर्लियर इन 1845 से पहले की बात करें, 1845 इससे पहले 1845 में सिलेसिया में जो वीवर्स थे, ठीक है, सिलेसिया के जो वीवर्स थे, वीवर्स ने उन जो वहाँ के जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया गया था उनके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। हु सप्लाइज देम रॉ मटेरियल, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, एंड गेव द ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल, और यानी उसके बाद उनको फिनिश टेक्सटाइल जो था उसके को वो लेते थे, मीन्स उनको रॉ मटेरियल देकर उनसे फिनिश टेक्सटाइल लेते थे, लेकिन उसके बदले में वो उनको बहुत कम उनको क्या करते थे, उसके प्राइजेस देते थे। जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेसिया विलेज एज फॉलो, और जो जर्नलिस्ट जो थे वहाँ के जो पत्रकार थे विल्हेम वोल्फ, उन्होंने उस गांव की घटना को इस तरीके से बताया है कि इन दिस विलेज, इन विलेज में जिसकी लगभग जो पॉपुलेशन थी वो 18,000 थी, वहाँ पर जो कॉटन वीवर्स जो थे, कॉटन वीवर्स का जो उनका ऑक्यूपेशन था वो सबसे बड़ा था। मिंट कॉटन वीवर्स बहुत ज़्यादा थे, और जो वहाँ के लेबर थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। काम के लिए वो जो लोग थे, जो वर्क करने वाले जो लोग थे, उनका फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने उनसे काम बनवाया, उनसे अपने जो है अपना काम निकलवा लेते थे, और उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट्स जो होते थे, गुड्स जो होते थे, उनकी कीमत जो होती थी वो घटा देते थे। बेटा यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से 1848 की में जो लोग थे वो बाहर आ गए थे और उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। ऑन जून 4 at 2 PM, 4 जून की दोपहर को जो क्राउड था वीवर्स का, ठीक है, वो अपने घर से निकले
और 2 लाइनों में चलते हुए वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके होम्स के बाहर, उनके घरों के कोठी के बाहर वो पहुंच गए। वे अब ज़्यादा जो उनकी थी कॉन्ट्रैक्टर से हायर वेजेस की डिमांड करने लगे। उनके साथ कभी भी उन्होंने क्या था, हेट ट्रीटेड जो था, हेट वाला उनके साथ व्यवहार किया गया वहाँ पर उनको। जब वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गए तो उनके साथ उनको बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। कभी उनको धमकी दी गई और इसके बाद जो भीड़ थी, भीड़ ज़बरदस्ती उन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस गई और उनकी जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग जो फर्नीचर्स था, विंडोज़ थी, उनकी जो चीनी मिट्टी से बने हुए उनके जो सामान बना हुआ था, उन सबको तोड़ दिया गया। और एक दूसरा जो उनका ग्रुप था, उसने जो उनका स्टोर हाउस में घुसकर कपड़े के जितने भी वहाँ पर स्टोर था उनको लूट कर उसको बिल्कुल क्या कर दिया गया, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने परिवार के साथ घर छोड़कर भाग गए, पड़ोस के गांव में ही चले गए। और अब हालांकि जो ऐसे व्यक्ति को गांव में किसी ने भी अपना शेल्टर देने के लिए, उन्होंने शरण देने के लिए मना कर दिया। लेकिन 24 घंटों के बाद वहाँ पर आर्मी आ गई और आर्मी की हेल्प से वो वापस अपने घर में आ गए। लेकिन इसके बाद जो उनमें आपस में जो टकराव हुआ, उसमें जो 11 व्यूअर्स थे उनको गोली मार दी गई और वो मर गए। ओके स्टूडेंट्स।